पिछले 600-700 वर्षों में शारदा देश कश्मीर के में कालचक्र कुछ इस प्रकार घूमा कि यहाँ के मूल निवासी वसुगुप्त, अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, बिल्लन, कल्हन की संतान अपने उत्कर्ष के शिखरों से नीचे लुढ़कर अपनी समस्त मनीषा का उपयोग केवल जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए करने की अधोगति को प्राप्त थे। जाने वो कैसी आंधी थी कि उनके अपने ही भाई बेगाने और अपना ही देश वीराना हो गया। समय बीतता रहा और वे पीढ़ी दर पीढ़ी पिटते रहे, कटते रहे, छंटते रहे, परंतु फिर भी पूरी तरह मिट नहीं सके। वर्तमान स्थिति में युगांतकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रजातंत्र और मानव मूल्यों के महान आदर्शों की स्थापना होने पर कश्मीरियों का एक अभिशप्त समुदाय उनके ऊपर हुए अत्याचारों को शायद मध्ययुगीन बर्बरता का दुस्वप्न, नाइटमेयर समझकर उसे भूल डालने की सोचता, लेकिन नए युग की नई वास्तविकता ने उसे अपनी दयनीय अवस्था का और भी तीव्र बोध कराया। लंबे चौड़े दावों के बावजूद प्रजातंत्र मूलतः सिर गिनने की यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है, और इस प्रक्रिया में कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय ने अपने को कश्मीरी नहीं, कश्मीरी मुसलमान घोषित करके उन बचे खुचे कश्मीरियों के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ा, जिन्होंने दमन या प्रलोभन के आगे झुककर अपने गौरवशाली अतीत को लानत, जहालत और कुफर का तारीखी दौर करार नहीं दिया था। अजीब बदकिस्मती है, जब भी कोई कश्मीरी अत्याचार के कारण या किसी लालच में आकर सिर्फ से सहपुदीन हुआ, तो उसने सबसे पहले काम जो किया, उसने अपनी इतिहास को ही नकारा। कहने की जरूरत नहीं है, जो आदमी अपने बाप को बाप मानने से इनकार करता है, वो स्वयं ही अपने को गाली देता है। और इसी तरह जो समुदाय अपने अतीत, अपनी इतिहास, अपनी सांस्कृतिक विरासत से संबंध जोड़ने में शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे सचमुच वाकई शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी ही मातृभाषा में अध्ययन और लेखन के अधिकार से वंचित करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचे गए। उनके लिए मुश्किलें पैदा करने की गरज यही शुद्ध भाषाई और साहित्यिक समस्याओं को कुत्सित राजनीति से ऐंठ कर उलझाया गया, जिनका परिणाम यह हुआ कि पढ़े लिखे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी संख्या अपनी ही मातृभाषा में रचित साहित्य के लिए निरक्षर भट्टाचार्य सिद्ध हो गई और अपनी ही कश्मीरी उनके लिए ग्रीक हो गई। कश्मीर का साहित्यिक इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि किसी भी अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, मगर इतनी लंबी अवधि में इस भाषा का साहित्य अधिकतर मौखिक परंपरा से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। जहां कहीं ये लिखित रूप में उपलब्ध है, वहां भी किसी विशेष लिपि के प्रति कोई आग्रह नहीं मिलता है। लेखक और लिपिक अपनी शिक्षा, संस्कार और आवश्यकता के अनुसार शारदा, देवनागरी और नस्तालीक फारसी उर्दू लिपियों का प्रयोग करते थे। शारदा लिपि शारदा देश कश्मीर की अपनी विशिष्ट लिपि है, जिसका विकास उत्तर भारत की अन्य लिपियों के समान ही प्राचीन भारतीय आर्य लिपि ब्राह्मी से हुआ है। कश्मीर में ही प्रसूत और एक लंबे समय से व्यवहृत होने के कारण कश्मीरी के लिए शारदा लिपि का कोई विकल्प ही नहीं हो सकता था। लेकिन कदाचित इन्हीं कारणों से शारदा को रद्द करके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कश्मीरी के लिए सामी मूल की नस्तालिक लिपि को एकमात्र लिपि के रूप में स्वीकृत किया गया। असली बात को छिपाकर ये बेतुका तर्क पेश किया गया कि शारदा संस्कृत लिखने के लिए बनी थी और ये कश्मीरी भाषा की ध्वनिगत विशेषताओं को व्यक्त करने में असमर्थ है। ये दूसरी बात है कि जिस नस्ताली को स्वीकृत किया गया वो भी तो फारसी के लिए ही बनी थी, उर्दू या कश्मीरी लिखने के लिए नहीं। और फिर
अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन आदि आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के लिए आज वही लिपि प्रचलित है जिसका प्रयोग बहुत पहले क्लासिकी रोमन भाषा के लिए होता था। 40-46 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर में जिस ईट वर्ग के हाथ में सत्ता आई, उसे अपनी मातृभाषा और उसमें रचित साहित्य के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। भारतीय संविधान में कश्मीर को 8वीं अनुसूची में कश्मीर को कश्मीर की प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन इसी वर्ग ने, कश्मीर के एलीट वर्ग ने कश्मीरी को नहीं, उस उर्दू को राज्य की सरकारी भाषा बनाया जिसे वो मुसलमानों की कौमी ज़बान समझता है। इस सिलसिले में मुझे एक बात याद आती है। 60 की बात है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ दिल्ली में 3 कोटला लेन में नज़रबंद थे। मैं उनसे मिला। बातों में मैंने उनसे कहा कि शेख साहब, आपने हर मामले में हमारी रहनुमाई की है, लेकिन ज़बान के मामले में आप चुप क्यों रहे? आप नहीं देखते हैं कि कश्मीर में जो कश्मीरी ज़बान को जायज़ मुकाम मिलना चाहिए नहीं मिलता है? तो शेख साहब ने कहा, हाँ मैं चुप रहा हूँ कि इसमें खतरा है। मैंने कहा खतरा क्या है? कहा देखे, अगर मैं कश्मीरी की बात करूँगा तो कश्मीर के मुसलमान समझेंगे कि उर्दू की मुखालफत कर रहा है, और शायद कश्मीरी हिंदू भी समझोगे कि मैं हिंदी की मुखालफत करता हूँ। मैं कहा नहीं, कश्मीरी हिंदू ऐसा नहीं समझेंगे, और अगर समझेंगे भी तब भी क्या फ़र्क पड़ा है ही कितने वे? कहा वो बात सही है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान तो समझेंगे कि उनकी कौमी ज़बान के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है, इसलिए मैं कश्मीरी ज़बान के मामले में चुप रहा। ये उनकी नीयत थी, ये उनकी